मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए यूएई के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ एक उच्च स्तरीय टीम भी रवाना हुई है और मुख्यमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर दुबई में रोड शो करेंगे और साथ ही उद्यमियों और निवेशकों संग मुलाकात करेंगे और दिसंबर में देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का न्योता देंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए यूएई के लिए जो है रवाना हो चुके हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि दुबई में निवेशकों से मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन दिसंबर में होना है और इसके लिए लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी दौरे कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक निवेश जुटाया जा सके और उत्तराखंड में किस तरीके से अधिक रोजगार लाया जा सके और जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के जो युवा हैं, उन्हें रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों का रुख ना करना पड़े ताकि वो अपने प्रदेश में ही रोजगार पा सके। इसके लिए लगातार आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से ज्यादा निवेश लाया जा सके। इससे पहले भी लंदन दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी थे, उसके बाद उन्होंने दिल्ली में भी रोड शो किया। तो लगातार वो रोड शो कर रहे हैं और लगातार जो है निवेश जुटाने की कोशिश में सीएम पुष्कर सिंह धामी लगे हुए हैं और इसी कड़ी में अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और एक उच्च स्तरीय टीम भी उनके साथ इस दौरान रवाना हुई है। तो दुबई के लिए रवाना हो चुके हैं और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए पुष्कर सिंह धामी जो है रवाना हो चुके हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है दिसंबर माह में और क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखा जाए दिसंबर माह में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर लगातार सरकार की जो पहल है वो धरातल स्तर पे दिखती हुई नजर आ रही है। हमने देखा किस तरीके से लंदन दौरे के बाद अब मुख्यमंत्री जिस तरीके से आज दुबई के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं और खासतौर से अगर हम देखें तो दुबई के दौरे के बाद जिस तरीके से वो अबू धाबी के दौरे पे रहेंगे और तमाम ऐसी कंपनियों के साथ जो उनकी मीटिंग्स हैं वो होने वाली है और ये काफी अहम हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से अगर हम देखें तो ये अबू धाबी में जो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जो डील होगी उसके बाद अगर हम देखें तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री की कहीं ना कहीं अन्य जो बैठकें होंगी अन्य कंपनियों के साथ दुबई में वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा। तो ये माना जा सकता है कि अबू धाबी और दुबई में जो मीटिंग होगी कंपनियों के साथ, बड़े बड़े इन्वेस्टरों के साथ, वो यहाँ की जो पॉलिसी है, उत्तराखंड सरकार ने जो पॉलिसी तैयार किया है उस पॉलिसी से जरूर प्रभावित होंगे और जो अनुमान है 30,000 करोड़ रुपए का निवेश अबू धाबी और दुबई से लाने का वो संभवतः पूरा होता हुआ नजर आ जाएगा। तो वहाँ जो रोड शो होने हैं 17-18 तारीख में वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रोड शो के माध्यम से उत्तराखंड को एक कहीं ना कहीं पहचान मिलेगी और एक मैसेज वहाँ की कंपनियों में जाएगा, वहाँ की बड़े बड़े उद्योग जगत के सेक्टर के लोगों के पास जाएगा कि वहाँ कुल मिला के जो पॉलिसी के अनुरूप उनको ज़मीनों को सहूलियत दी जा रही है और ऐसे में सुरक्षा के मानक जो बताए जा रहे हैं और जितनी उपलब्धता होती है, ज़मीनों की आवश्यकता होती है, उतने ज़मीन भी वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। खासतौर पे अगर हम देखें तो भौगोलिक क्षेत्रों के हिसाब से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी ज़मीनें उपलब्ध होंगी। तो ये जो पॉलिसी बनाई गई है वो वहाँ के निवेशकों के समक्ष सरकार रखने वाली है, उसके बाद उस पर डिस्कस होगा और कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद है, जैसा कि धामी सरकार कहती हुई नजर आ रही है कि तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का जो निवेश है ये पूरे इन्वेस्टर समिट के जरिए वो किया जाना है। तो ये पूरे इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए दौरे हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि ये दौरे के मद्देनजर हजारों करोड़ का जो निवेश है वो कहीं ना कहीं दुबई और अबू धाबी से मिलता हुआ नजर आएगा। जी ज्ञानेंद्र, वहीं अगर बात कर ली जाए अभी तक कितना जो है निवेश आ चुका है, एक बार उसे लेके भी जानकारी एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि अभी तक जिन जिन दौरों में जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे कितना निवेश जुटा पाए हैं, एक बार वो जानकारी भी हमारे दर्शकों को दीजिए। और देखिए, हमने देखा कि किस तरीके से देश के अंदर सबसे पहले अगर हम देखें तो देहरादून और दिल्ली में कई
दौर के जो बैठकें हैं निवेशकों के साथ हुए। खासतौर में दिल्ली में जो बैठक हुआ, देश के बड़े बड़े निवेशक उसमें शामिल हुए, बड़ी बड़ी कंपनियों के ओनर आए, और ऐसे में दिल्ली में भी रोड शो किया गया था मुख्यमंत्री की तरफ से। और अगर हम देखें तो देहरादून में जो रोड शो, देहरादून में जो मीटिंग्स हुई थी, कई दौर के मीटिंग्स हुई थी, उसमें उत्तराखंड के कई जगत से जुड़े हुए, कई फील्ड से जुड़े हुए उद्योग के जो निवेशक थे वो शामिल हुए थे और उनके साथ मंथन किया गया था। और उसके बाद अगर हमने देखा तो जिस तरीके से लंदन में मीटिंग्स हुई निवेशकों के साथ, रोड शो हुआ, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो लंदन के दौरे पे मुख्यमंत्री है, तकरीबन 19,000 करोड़ रुपए से अधिक के जो MOU साइन हुए, और ये धरातल पे आने वाले समय पे ये दिखता हुआ नजर भी आएगा। और उसके बाद दिल्ली और तमाम देश के अंदर कई सारे जो प्रोजेक्ट मिले, तो तकरीबन जो जानकारियां हैं जो कहीं ना कहीं वो तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है, MOU है, वो अब तक सरकार ने साइन करा लिया है। और ऐसे में अगर हम देखें तो जो अबू धाबी का दौरा है, दुबई का दौरा है, इसके मद्देनजर भी तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए के निवेश की जो संभावनाएं हैं वो पूर्ण रूप से सरकार ने जताई है कि वहां से हम इतने के निवेश कराएंगे। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो देश के बाहर अगर राज्य की सरकार जा रही है, पॉलिसी लेके जा रही है, तो उसके अंदर एक विश्वास है। इस पॉलिसी के अंदर जो चीजें रखी गई हैं उसके मद्देनजर एक विश्वास है, उन्हें लग रहा है कि देश के बाहर की कंपनियां भी यहां आकर्षित होंगी, क्योंकि अबू धाबी की जो अर्थव्यवस्था है, दुबई की जो अर्थव्यवस्था है, और लगातार वहां की अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई नजर आ रही है, और यहाँ की कंपनियां अगर यहाँ आती हैं तो कुल मिला के देश को एक बड़ा फायदा मिलेगा। ठीक है ज्ञानेंद्र, केवल चलिए बहुत बहुत उत्तराखंड को ये धन्यवाद फायदा नहीं ज्ञानेंद्र हमारे मिलेगा। साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का मौसम बना हुआ है। मौसम विभाग ने पहाड़ों के लिए ऑरेंज अलर्ट तो वहीं मैदानों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के मुताबिक 17 अक्टूबर तक बारिश की संभावना है और वहीं 18 अक्टूबर से मौसम सामान्य रहेगा। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। पहाड़ी इलाकों के लिए और मैदानी इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी हो चुका है। पर्वतीय जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं मैदानी इलाकों में आपको बता दें कि बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो एक बार जो है फिर मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। 17 अक्टूबर को बारिश होने की संभावना है। 18 अक्टूबर से प्रदेश भर में मौसम शुष्क जो है बना रहेगा, और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट उत्तराखंड के लिए जारी किया गया है। वहीं केदार घाटी में भी मौसम ने करवट लेने से तापमान में गिरावट महसूस होने लगी है, और केदार घाटी के हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का आगाज होने से निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनी हुई है। और आने वाले दिनों में यदि निचले क्षेत्रों में बारिश होती है तो काश्तकारों की गेहूं की बुआई प्रभावित हो सकती है। बीते दिनों से हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से केदारनाथ, मदमहेश्वर व तुंगनाथ धामों के तापमान में लगातार गिरावट आने लगी है। और वहीं केदारनाथ में मंदिर समिति और जिला प्रशासन ने ठंड को देखते हुए धाम में गर्म अलाव और रेन शेल्टरों और गर्म पानी की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली है। खासकर अगर पर्वतीय हिस्सों की बात कर ली जाए, उत्तराखंड के पर्वतीय हिस्सों की अगर बात कर ली जाए, तो यहाँ पर मौसम ने जिस तरीके से करवट बदली है तो उससे कहीं ना कहीं सीधा असर तापमान में है। तापमान में गिरावट महसूस की गई है। और इस खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, लगातार मौसम जो है करवट यहाँ पर बदल रहा है राज्य में, और वहीं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, मैदानी इलाकों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो तापमान में गिरावट महसूस की गई है। हाँ बिल्कुल, अगर देखें तो गुलाबी ठंड की जो दस्तक है उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में देखा जा रहा है। सुबह से ही, आज 16 तारीख है, मौसम विभाग ने ये संभावनाएं जताई थी कि 16 और 17 तारीख में बारिश प्रदेश के
सभी 9 जो पहाड़ी जिले हैं वहाँ और मैदानी जिलों में देहरादून में बारिश की जो संभावनाएं हैं वो बनी हुई हैं। और इसी के मद्देनज़र अगर हम देखें तो जिस तरीके से बारिश की जो पूर्ण संभावनाएं जताई गई थी वो यहाँ होता हुआ नज़र भी आ रहा है। कुल मिला के अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सुबह के समय 10 बजे के दौरान अगर हम देखें तो राजधानी देहरादून में तेज़ हवाओं के साथ जिस तरीके से बारिश ने दस्तक दी और पूरे आसमान में जिस तरीके से बादल नज़र आए और काले बादल उनने पूरे कहीं ना कहीं अंधेरा कर रखा था। पूरे तकरीबन 2 घंटे तक जो मौसम था देहरादून का वो लगातार बारिश की वजह से कहीं ना कहीं ठंड में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, तापमान में गिरावट हुई है। और ऐसे में अगर हम देखें तो अभी 2 बजे का समय है और अब जाके मौसम में हल्की जो कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव है वो देखने को मिला है। बारिश थमी हुई है और जिस वजह से अगर हम देखें तो 10 बजे से जो बारिश हो रहा था उसकी वजह से तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। देहरादून के अलावा अगर हम बाकी क्षेत्रों की अगर बात कर लें तो केदारनाथ में कल शाम से ही बर्फबारी होती हुई नजर आई थी और केदारनाथ की जो तस्वीरें आई थी बर्फबारी के बावजूद भी वहां जिस तरीके से जो श्रद्धालु हैं पहुंचे हुए थे उन्होंने दर्शन किया और ऐसे में बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए भी वहां दर्शक जो श्रद्धालु थे वो नजर आए थे। इसके अलावा अगर हम कुमाऊं की क्षेत्रों से बात कर लें तो नैनीताल हुआ, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा हुआ, चंपावत हुआ, इन इलाकों में भी बारिश लगातार बनी हुई है। रात के समय से ही पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले जो मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर है, वहां भी बर्फबारी हुई थी जहां की पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए थे। उन इलाकों में भी बर्फबारी हुई है और निचली इलाकों में तापमान में जो गिरावट है वो देखी जा रही है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार कल यानी कि 17 तारीख को भी अभी बारिश होने की पूर्ण रूप से जो संभावनाएं हैं वो बनी हुई हैं। फिलहाल खास तौर पे विशेष जो निगरानी है 4 धाम क्षेत्रों पे रखी जा रही है क्योंकि केदारनाथ में बर्फबारी हुई है और इस वक्त केदारनाथ और आसपास के इलाकों में बारिश भी हो रही है, चाहे वो बद्रीनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, केदारनाथ हो, इन सभी 4 धामों में बारिश रुक रुक के हो रही है। पहाड़ों में बारिश की वजह से तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। मैदानी जिले देहरादून में भी तापमान में गिरावट देखी जा रही है और ऐसे में एक बार फिर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ठंड की वजह से सुबह के वक्त लोगों को घर से बाहर निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जमलोकी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बन चुके हैं। नितिन, यहाँ पर किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है क्योंकि बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है, ऐसे में कितना तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है, कितना ठंड यहाँ पर जो है महसूस की जा रही है इस वक्त? बिल्कुल, जैसे कि रविवार को प्रातः से ही आसमान में बादल लगे हुए थे और दोपहर बाद एकाएक कोहरा छा गया और बारिश के साथ केदारनाथ धाम में बर्फबारी शुरू हो गई। और बर्फबारी शुरू होते ही जो श्रद्धालु बाबा के दर्शनों को पहुंचे हुए थे उनमें एक अलग उत्साह देखने को मिला और बर्फबारी के साथ साथ केदारनाथ धाम के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। और तापमान में गिरावट देखने के साथ साथ रात्रि में टेम्परेचर माइनस में पहुंच चुका था और जिसके साथ ही मंदिर समिति और जिला प्रशासन के द्वारा तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु यहाँ पर गर्म अलाव और रेन शेल्टर वगैरह की व्यवस्था की गई थी। और आज की हम बात करें, सोमवार को भी आसमान में बादल लगे हुए थे और दोपहर शुरू होते ही बारिश केदारघाटी क्षेत्र में और केदारनाथ धाम में बारिश शुरू हो गई और अभी आसार धाम में इस तरीके के लग रहे हैं कि शाम तक पुनः एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो सकती है। नितिन, क्या जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उनकी संख्या में कमी देखी जा रही है या उत्साह उतना ही देखने को मिल रहा है अभी भी? जैसे कि हम विगत दिनों की बात करें तो विगत दिनों श्रद्धालु की संख्या का जो आंकड़ा था वो 20,000 के करीब पहुंचा हुआ था। 18 से 20,000 प्रतिदिन थे और एकाएक श्राद्ध पक्ष समाप्त होते ही श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट देखने को मिली और इन दिनों 10 से 11,000 श्रद्धालु बाबा के दर्शनों को प्रत्येक दिन पहुंच रहे हैं। चलिए, ठीक है। ज्ञानेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, वही बात कर ली जाए जिस तरीके से अब कहा कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब ठंड की भी शुरुआत पहाड़ों में धीरे धीरे होने लगी है, तो ऐसे में ज्ञानेंद्र जो गरीब तबके के लोग हैं ऐसे में सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था उनके लिए की गई है? होम शेल्टर्स की अगर बात कर ली जाए, अलाव की अगर बात कर ली जाए, क्या व्यवस्थाएं उनके लिए की गई हैं? और देखिए, अक्टूबर माह में उत्तराखंड के तमाम जिलों में ठंड दस्तक देती है और ऐसे में अगर हम देखें तो ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जिस तरीके से बारिश का सिलसिला देखने को मिला है, इसने तापमान में गिरावट देखी जा रही है और साफ तौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं ठंड का जो दस्तक है
पहाड़ी जनपदों में साफ तौर पे देखा जा रहा है। पहाड़ के जो जनपद है, चाहे वो पिथौरागढ़ हो, नैनीताल हो, रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो, उत्तरकाशी हो, इन इलाकों में ठंड ने दस्तक दे दिया है। हालांकि देहरादून में भी इस वक्त ठंड महसूस की जा रही है, लेकिन तकरीबन अभी 15 से 20 दिन लगेगा देहरादून में ठंड पूर्ण रूप से आने में। मौसम की मार है जिसकी वजह से ठंड जो महसूस हो रही है देहरादून में। लेकिन अगर हम देखें मौसम के इस बदलते कहीं न कहीं माहौल में अगर हम देखें तो अक्सर कहीं ना कहीं ये समस्याएं और शिकायतें आती हैं, जो जिस तरीके से रैन बसेरे बनाए जाते हैं नगर निगम की तरफ से और वहाँ की व्यवस्थाओं को लेके विशेष तौर पे पहले से इसको लेके मीटिंग्स की जाती हैं जिलाधिकारी की तरफ से, और जिस तरीके से नगर निगम की तरफ से मेयर और तमाम जो आला अधिकारी हैं अगर हम देखें नगर निगम के, और विशेष तौर पे इस बार भी इसको लेके जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं ताकि किसी भी प्रकार से लोगों को दिक्कतें ना हो, और ऐसे में पहले से ही से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन। ज्ञानेंद्र, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। नितिन हमारे साथ केदारनाथ से जुड़े और वहीं ज्ञानेंद्र देहरादून से हमारे साथ जुड़े। और हमारे दर्शकों तक क्या इस वक्त जो पर्वतीय क्षेत्र इस वक्त हैं और क्या मैदानी इलाकों में ठंड को लेकर स्थिति बनी हुई है, मौसम को लेकर स्थिति बनी है, हमारे संवाददाता ने आप तक की जानकारी पहुंचाई। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। शादी समारोह का समय नजदीक आते ही परिवहन विभाग सड़क दुर्घटनाओं को लेकर प्रभावी कदम उठा रहा है। आरटीओ अनिता चंद ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए प्रशासन की ओर से सेफ सफर पौड़ी सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया गया था। उन्होंने बताया कि अब तक सॉफ्टवेयर के माध्यम से वाहन चालकों और स्वामियों के द्वारा विवाह समारोह आदि में प्रचलन से पूर्व शासकीय पोर्टल पर 35 रजिस्ट्रेशन करवाए गए हैं। आपको बता दें कि शादी समारोह का सीजन शुरू होने वाला है। उन्होंने मोटरयान अधिनियम के दिए हुए प्रावधानों का पालन करते हुए सभी वाहन स्वामियों तथा चालकों से विवाह समारोह में परिचालन से पहले शासकीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की है। जनपद पौड़ी में इसको लेकर एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है सेफ सफर पौड़ी, जिसमें चालक और वाहन स्वामियों दोनों को पंजीकरण करना अनिवार्य होगा किसी भी विवाह समारोह या रिजर्व पार्टी में जाने से पूर्व। उसमें चालक के डिटेल्स और वाहन के डिटेल्स पूरे आएंगे। अंत में उन्हें घोषणा पत्र देना होगा कि हम किसी प्रकार का नशे में वाहन संचालन नहीं करेंगे, ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे, ओवरलोडिंग नहीं करेंगे। और मार्ग चेकिंग के दौरान जो है उनका जो रूट डिफाइंड होगा और जो समय डिफाइंड होगा उसमें नियमानुसार उनकी प्रवर्तन कार्रवाई करेंगे और बारातियों की लिस्ट वगैरह सब चेक करेंगे और इस प्रकार जो है पूरा अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे, किसी प्रकार नियमों का उल्लंघन ना हो।